हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, कि कैसे अपने आप किडनी अपने आप को रेगुलेट करती है अपने फंक्शन के लिए। ठीक है, इसे बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है, तो आज बेटा ये सेकंड लास्ट लेक्चर होगा हमारे चैप्टर का। इसके बाद लास्ट लेक्चर आएगा और लास्ट लेक्चर मैं बता रहा हूं, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर इन सबसे इजी कहलाता है, बहुत मजेदार भी होता है। और ये वाला जो लेक्चर होगा ना आज का, भाई आपका दिमाग का चक्षु खोल देगा। आज आपको पता लगेगा एक इतनी सी किडनी, एक राजमा की शेप जितनी किडनी क्या क्या काम कर रही है और कैसे कैसे काम कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन जो होता है, जो अपने फंक्शन किडनी रेगुलेट करती है, वो एक तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म से करती है, मतलब हार्मोन से करती है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जिस तरीके से रेगुलेट करती है ना, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसका मैकेनिज्म है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म मतलब क्या होता है कि जो भी अंदर हो रहा है किडनी में, उसकी इंफॉर्मेशन आती है और उसकी इंफॉर्मेशन आने के बाद हमारे हार्मोन्स कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं ताकि वो फंक्शंस वापस क्या हो जाए, बैक टू नॉर्मल। वापस क्या हो जाए, बैक टू नॉर्मल। इसलिए इसको बोलते हैं हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो कल को सवाल आ जाए कि जो रेगुलेशन होता है किडनी फंक्शन का, उसका मेन मैकेनिज्म क्या है, तो आंसर इज हार्मोनल फीड मैकेनिज्म। क्या मेरी बात क्लियर है। तो इसमें तीन चीजें आपको पढ़नी है बेटा। एक है एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा होता है रास, ये रास सिस्टम होता है पूरा, पढ़ेंगे अभी के अभी थोड़ी देर में। ठीक है, और तीसरा होता है बेटा एएनएफ एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो इसके अंदर ये जो किडनी का रेगुलेशन है ना, इसमें कौन कौन काम करता है, मेरी बात समझो, कौन कौन काम करता है। कल को ये नीट में सवाल आ जाए आप लोगों के कि कौन कौन मिलकर किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है भैया, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जैसे कि बेटा हाइपोथैलेमस, क्या बोला मैंने, हाइपोथैलेमस, क्योंकि अभी आपको ना इन सबके फंक्शन में दिखाऊंगा आप लोगों को। इवन हाइपोथैलेमस के साथ साथ हमारा जो खुद की किडनी जेजी अपैरेटस, याद है मैंने आपको लिखवाया था, जेजी अपैरेटस के बारे में हल्का सा बताया था। आज बिल्कुल हाई लेवल पे जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, और कुछ सम एक्सटेंट आपको आपका हार्ट भी कहीं ना कहीं रेगुलेशन में मिलेगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, तो रास सिस्टम, एडीएच और एएनएफ, ये तीनों चीजें पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या करने जा रहे हैं, तीनों चीजें पढ़ने जा रहे हैं, बस आप लोग देखते रहिए। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एडीएच से, स्टार्ट कर रहे हैं किससे, एडीएच से। उससे पहले मेरी बात समझना, ये रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन कर क्यों रहे हैं समझना। पिछले लेक्चर मैंने अगर आपको बताया था तो याद है, मैंने आपको कहा था कि पीसीटी और लूप ऑफ हेनले में तो रीअब्जॉर्प्शन चलता रहता है, उसमें तो रीअब्जॉर्प्शन चलता रहता है। लेकिन जब भी फिल्ट्रेट डीसीटी पे पहुंचेगा, जब भी फिल्ट्रेट घूम घूम के डीसीटी पर पहुंचेगा, तो वहां पे डिपेंड करता है कि रीअब्जॉर्प्शन कराना है कि नहीं कराना है। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, यहां पर मैंने लिखा भी था, देखो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव से बेहतर लिख सकता हूं मैं इसको कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। क्या लिख सकता हूं बेटा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। मतलब अगर ऐसी कंडीशन हुई कि यहां पे मुझे रीअब्जॉर्प्शन करवाने की जरूरत है तो ही रीअब्जॉर्प्शन होगी, चाहे मैं डीसीटी की बात करूं चाहे मैं कलेक्टिंग डक्ट की बात करूं, नहीं तो पीसीटी और लूप ऑफ हेनले में तो होता ही रहेगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। पीसीटी और लूप ऑफ हेनले में तो रीअब्जॉर्प्शन होता ही रहता है। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे कंडीशंस डिपेंड करती है कि रीअब्जॉर्प्शन कराना है कि नहीं कराना है। वो कंडीशंस क्या होगी वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब पढ़ाऊंगा जेजीए के बारे में, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के बारे में, या एडीएच के बारे में। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलो भैया लेट्स स्टार्ट एडीएच, लेट्स स्टार्ट एडीएच। क्या आप लोग तैयार हैं, अरे बोल दो, क्या आप लोग तैयार हो। लेट्स स्टडी एडीएच के बारे में। अब एडीएच है क्या, सबसे बड़ी बात, व्हाट इज एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म होती है बेटा एंटी पुलिस बुला लेगी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसका नाम होता है। इसके अलावा एंटी डायूरेटिक हार्मोन को बेटा हम लोग वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये एडीएच का काम क्या है, एडीएच का काम क्या है, इसका नाम क्या है, पहली बात तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इसका काम क्या है, इसके काम से पहले एक चीज का मतलब समझो, एक कंडीशन जिसे बोलते हैं डायूरेसिस। क्या बोलते हैं, डायूरेसिस।
ठीक है ना। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, बार बार यूरिन जाना, बार बार क्या करना, यूरिन जाना, मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन। मतलब क्या है बेटा, एक्सेसिव यूरिनेशन होता है इसका मतलब। अब मेरी बात समझो, अगर एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा होगा तो आपको इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि वाटर का लॉस भी बेटा एक्सेसिव हो रहा होगा। अगर बार बार यूरिन जाओगे तो वाटर का लॉस भी क्या होगा, एक्सेस होगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो बार बार यूरिन जाने से बार बार पानी का लॉस हो रहा है ना। इसलिए इस हार्मोन का देखो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मतलब होता है कि बार बार यूरिन जाने से रोकेगा, और बार बार यूरिन जाने से रोकेगा तो क्या होगा, पानी का लॉस भी कम होगा। तो ये उस कंडीशन में काम करेगा, मेरी बात समझना, ये उस कंडीशन में काम करेगा जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी मान लो पानी की कमी है। आपकी बॉडी में ऑलरेडी पानी की क्या है बेटा, कमी हो रखी है। अब आपकी बॉडी में ऑलरेडी कमी हो रखी है और अब बार बार यूरिनेशन करने के लिए जाओगे, बार बार यूरिन करने के लिए जाओगे तो पानी क्या होगा, लॉस होगा। और पानी अगर लॉस होगा तो आपको मौत के दर्शन हो जाएंगे, मौत के दर्शन। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तब जाके हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, इस एक्सेसिव यूरिनेशन को एंटी करता है, मतलब इसको रोकता है, तो बार बार आपको यूरिन नहीं आता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मेरी बात समझो, वाटर, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन तभी काम करेगा जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी। अरे मेरी बात समझो, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन तभी काम करेगा जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी। और बॉडी में पानी की कमी कब होती है बेटा, बॉडी में पानी की कमी कब होती है, जब आप लोगों को क्या लग जाए, जैसे मान लो या तो आप पानी ही कम पी रहे हो, पहला ऑप्शन ये। दूसरा, आप बहुत ज्यादा स्वेटिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्वेटिंग मतलब पसीना आ रहा है। अरे पसीने में भी तो मैक्सिमम क्या अमाउंट में होता है, पानी होता है, ठीक है। इसके अलावा मान लो बेटा आपको क्या हो गया, डायरिया हो गया। अरे पॉटियां लग गई, डायरिया हो गया। डायरिया की कंडीशन में भी क्या होता है भैया, यही होता है, पानी लॉस होता है। इसके अलावा मान लो बेटा वॉमिटिंग, अरे डायरिया हो गई, वॉमिटिंग हो गया। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। या फिर एक्सेसिव समर है, क्या है बेटा, बहुत ज्यादा बाहर गर्मी है, बहुत ज्यादा बाहर गर्मी है, बहुत ज्यादा बाहर गर्मी है, तो क्या होता है, यही सेम चीज, पानी की कमी होती है शरीर के अंदर। तो इन समय पे हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन काम करता है, इन समय पे हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन काम करता है। अब मेरी बात समझो, बॉडी में पानी की कमी होती जा रही है, बॉडी में क्या होती जा रही है बेटा, पानी की कमी होती जा रही है। तो हमारे ब्लड के अंदर पानी की कमी हो रही है। अरे बॉडी में पानी की कमी हो रही है मतलब ब्लड में पानी की कमी हो रही है, क्योंकि पानी किस में होता है बेटा, प्लाज्मा में। पानी किस में होता है, प्लाज्मा में। और प्लाज्मा किसका पार्ट है बेटा, ब्लड का पार्ट है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। इसका मतलब, और प्लाज्मा क्या होता है बेटा, ब्लड का मैट्रिक्स होता है। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का मैट्रिक्स पार्ट होता है। अब मेरी बात समझना भाई, पानी की कमी हो रही है, अगर पानी की कमी हो रही है इसका मतलब प्लाज्मा की कमी, मतलब मैट्रिक्स ऑफ ब्लड की कमी हो रही है। और मैट्रिक्स ऑफ ब्लड की कमी हो रही है मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है बेटा कि कहीं ना कहीं ब्लड की वॉल्यूम भी घटता जा रहा, कहीं ना कहीं ब्लड का वॉल्यूम भी घटता जा रहा। और ब्लड का वॉल्यूम घटता जा रहा तो समझ लो बेटा लो बीपी होता जा रहा, ब्लड प्रेशर भी क्या हो रहा है, घट रहा है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई भैया, पानी की कमी हो रही है तो ब्लड वॉल्यूम की कमी हो रही है, और ब्लड वॉल्यूम की कमी हो रही है तो बीपी भी घट रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं। अब मेरी बात समझो, अगर किसी सॉल्यूशन में से मैं पानी निकालता जाऊं तो वो हाइपरटोनिक होगा कि हाइपोटोनिक होगा, भैया वो हाइपरटोनिक होता चला जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं। हाइपरटोनिक मतलब उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। अरे सारे कंसेप्चुअल बातें हैं, सारी कंसेप्चुअल बातें, सारी एसेशन रीजन भी क्लियर करा दूंगा यहीं से ही, सारी एसेशन रीजन भी क्लियर कराऊंगा बेटा, ठीक है ना। अब समझो मेरी बात, अगर बॉडी में से, अगर किसी सॉल्यूशन में से मैं पानी निकालता तो उसके अंदर क्या बढ़ जाएगा, सॉल्यूट बढ़ जाएगा। और सॉल्यूट बढ़ जाएगा तो मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो सेम चीज मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड में से अगर पानी लॉस हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, तो ब्लड के अंदर भी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ता चलेगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ता चलेगा तो याद रखना ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। ऑस्मोलैरिटी क्या होगी बेटा, बढ़ती रहती है। जब भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ कुछ जगहों पर प्रेजेंट है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स। क्या प्रेजेंट है, ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब ये ऑस्मो रिसेप्टर्स का काम होता है कि हमारी ब्लड फ्लूइड की या बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को चेक करना। क्या चेक करना, ऑस्मोलैरिटी को चेक करना। अब जब नॉर्मल जो ऑस्मोलैरिटी है ब्लड की वो कितनी होनी चाहिए बेटा, 300 मिली ऑस्मोलर। कितनी होनी चाहिए, 300 मिली ऑस्मोलर होनी चाहिए। जब इससे कम होने लगता है, जब इससे ऑस्मोलैरिटी कम होने लगती है तो पता लगता है बॉडी को कि यहां पर पानी की कमी हो रही है। और अगर पानी की कमी हो रही है तो बॉडी क्या करेगी, फटाफट से पानी का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगी। कहां से बेटा, डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से। अरे बोलो, डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से। क्योंकि पीसीटी और लूप ऑफ हेनले से तो होता ही आ रहा था।
अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सवाल तुम्हारा ये आ जाए कि मेनली ऑस्मोरिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होते हैं? मेनली ऑस्मोरिसेप्टर जो प्राइमरी लोकेशन है ऑस्मोरिसेप्टर्स की बेटा वो है हाइपोथैलेमस। वो क्या है? हाइपोथैलेमस। तो जब भी इंफॉर्मेशन आती है कि भैया ऑस्मोरिसेप्टर्स को पता लगता है कि ऑस्मोलैरिटी कम होती जा रही है, तो ये ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या करते हैं बेटा? सिकुड़ जाते हैं, थोड़े से श्रिंक कर जाते हैं। जैसे ही श्रिंक करते हैं तो ट्रिगर होता है, यहां पे ट्रिगर होता है हमारा कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को जैसे ही पता लगता है कि ऑस्मोलैरिटी की कमी है तो ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या होते हैं? थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। जैसे ही श्रिंक होते हैं, और ये ऑस्मोरिसेप्टर्स मेनली कहां प्रेजेंट है बेटा? हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। अरे क्या मेरी बात समझ में आएगी नहीं? हाइपोथैलेमस हमारा एक हार्मोन सिक्रीट करता है उसी टाइम पे जिसका नाम होता है बेटा एडीएच। क्या होता है? एडीएच, जिसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम है बेटा वैसोप्रेसिन। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये एडीएच हाइपोथैलेमस में नहीं रहता, ये एडीएच जाके बेटा स्टोर हो जाता है। याद रखना, पढ़ा चुका हूं सारी बातें। ये स्टोर होता है बेटा जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और वहां से फिर ये जाता है बेटा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के पास। डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट के पास जाता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? वहां पे डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट के पास जाकर ये पानी का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। पानी का क्या करवाएगा? रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। अभी सारा समझाऊंगा बेटा, टेंशन ना खुले, सारा समझाऊंगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अब मेरी बात समझो। एडीएच का दूसरा नाम है बेटा वैसोप्रेसिन। एडीएच का दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। अब देखो, वैसो मतलब वेसल, प्रेसिन मतलब प्रेस करना। वैसोप्रेसिन मतलब, वैसोप्रेसिन का मतलब होता है कि वेसल्स को प्रेस करना, वेसल्स को बेटा प्रेस करना। और वेसल्स को प्रेस करने का मतलब है वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब ये एडीएच का दूसरा काम क्या है बेटा? ये हमारी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। जैसे ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो उसके अंदर से ब्लड जाने वाला जो होगा उसका प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो कहीं ना कहीं एडीएच कोशिश में लगा हुआ है कि लो बीपी को, जो लो बीपी होता जा रहा है उसको क्या करना है? बीपी को हाई करना है। हाई करना है मतलब एटलीस्ट नॉर्मल लेवल पर लेके आना है। अरे क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एक वैसोप्रेसिन का मैंने आपको काम बता दिया कि इट एक्ट एज अ वैसो कंस्ट्रिक्टर या एक्ट एज अ वैसो कंस्ट्रिक्शन। अब एडीएच जो एग्जैक्ट कैसे काम कर रहा है ये समझा रहा हूं। एडीएच एग्जैक्ट कैसे काम कर रहा है समझा रहा हूं, इसके लिए अगली स्लाइड लेके आऊंगा। देख बेटा, अगली स्लाइड लेके आ रहा हूं, देख। अब होना क्या है? मान लो भैया, मान लो कि अब ऑस्मोलैरिटी है। क्या है? ऑस्मोलैरिटी है। ऑस्मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम मतलब नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? 300। ठीक है ना? अब मान लेते हैं, चलो पहला कंडीशन ले लेते हैं, पहला कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, पहले कंडीशन में क्या होता है कि ये ऑस्मोलैरिटी घट रही है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। ऑस्मोलैरिटी बढ़ने का मतलब होता है बेटा कि सोडियम आयन या उन सब चीजों का कंसंट्रेशन क्या कर रहा है? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। या मैं बोलूं बेटा इसका मतलब पानी का लेवल घट रहा है। अरे तीनों मतलब एक ही चीज है, तीनों मतलब एक ही चीज है। जैसे ये चीजें होती रहेंगी तो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स बेटा, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये ऑस्मो रिसेप्टर जैसे एक्टिवेट होते हैं, ये हमारे मेनली कहां प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस भाई साहब क्या करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि जो मैंने तेरे को एंटी डायरेटिक हार्मोन स्टोर करने को दिया था बाबा, वो वापस निकाल दे और उसको भेज कलेक्टिंग डक्ट के पास। तो क्या होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है बेटा? सिक्रीट करता है एडीएच, सिक्रीट करता है बेटा एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है ना? अब ये एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या कर रहा होगा? एक तो वैसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा होगा, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रिक्ट करवा रहा होगा, जिससे क्या होगा? बीपी इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा क्या कर रहा होगा समझना, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन पहुंचेगा कहां पे? कलेक्टिंग डक्ट पे एंड डीसीटी पे पहुंचेगा। जैसे ये कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी पे पहुंचा, वहां पे ये क्या करेगा बेटा? वहां पे क्या करेगा? रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा वाटर में, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब क्या होगा? देखो इधर, ये देखो, मान लो बेटा ये डीसीटी है, ये क्या है? डीसीटी है। और यहां पे प्रेजेंट है बेटा हमारा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। यहां पे क्या प्रेजेंट है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है, तो यहां से ये क्या करेगा? यहां से उठा उठा के पानी क्या करेगा? इसके अंदर डालने लगेगा। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? सेम चीज यहां पे कलेक्टिंग डक्ट होगी, ये भी पानी बाहर निकालने लगेगी। अरे मेरी बात समझो यार। तो ये पानी क्या होगा? वापसी हमारे इसी ब्लड वॉल्यूम में आता रहेगा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में आएगा, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा? बीपी इंक्रीज करेगा। तो जैसी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा कहां पे? इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, ब्लड का वॉल्यूम
बढ़ने लगेगा, और ब्लड का वॉल्यूम अगर बढ़ने लगेगा, समझो मेरी बात, ब्लड का वॉल्यूम अगर बढ़ने लगेगा तो बीपी भी बेटा इंक्रीज करेगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब समझो ये एडीएच क्या कर रहा है? एडीएच क्या कर रहा है बेटा? पानी का मैक्सिमम क्या करवा रहा है? रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है। पानी का क्या करवा दे रहा है? रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है। अगर ये पानी का रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है तो आप मुझे बताओ, यूरिन बार बार जाओगे कि बार बार नहीं जाओगे? ऑफ कोर्स से बात है, बार बार नहीं जाओगे, क्योंकि इसका काम ही क्या है? बार बार यूरिनेशन को रोकना, पानी को लॉस होने से रोकना। अरे मेरी बात समझ में आएगी नहीं? इसलिए बेटा समर्स के अंदर आपको यूरिन कम आता है। समर्स के अंदर यूरिनेशन क्या होता है बेटा? डिक्रीज कर जाता है। रीजन क्या है? अगर कल को पेपर में आ जाए समर्स के अंदर यूरिनेशन क्यों डिक्रीज करता है, आपको यही सब समझाना है वहां पे। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मान लेते हैं अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन क्या है? ऑस्मोलैरिटी बराबर मात्रा में। ऑस्मोलैरिटी क्या है बेटा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी वॉमिटिंग, डायरिया या पसीना पुसीना कुछ नहीं आ रहा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है बेटा? विंटर्स आ गई। क्या आ गई? विंटर्स आ गई। अभी ठंडियां आ गई। ठंडिये के अंदर क्या होता है बेटा? बाहर इतना जाओगे पसीना वसीना निकलता नहीं है, धूप वूप लगती नहीं है, गर्मी इतना लगता नहीं है, तो एज सच इतनी चीजें बाहर नहीं आता है, मतलब पानी का लॉस बॉडी से इतनी इजीली नहीं होता, तो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है। अभी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है तो क्या बेटा हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स जागेंगे? क्या हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे? तो ऑस्मो रिसेप्टर्स बेटा एक्टिवेट नहीं होंगे। जैसे ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं होंगे बेटा तो एडीएच नहीं बनेगा। एडीएच नहीं बनेगा तो फालतू में अपन लोग पानी की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? यूरिनेशन बार बार आएगा। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? यूरिनेशन आएगा, बार बार ही आएगा। इसलिए ठंडियों में यूरिन बार बार आता है और सर्दियों में यूरिन कम आता है, क्योंकि एडीएच रिलीज होता है समर्स में, क्योंकि पानी से बॉडी लॉस हो रहा है, उसको रोकना है। ठंडियों में पानी में बॉडी से पानी लॉस सच नहीं होता। लेकिन हाँ ऑफकोर्स बात है, डायरिया वॉमिटिंग हो गया ठंडियों में, वो तो बीमारी कभी भी हो सकती है भैया, है ना? तब ये काम करेगा, आपको बचाने का काम कर रहा है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप मेरी बात समझो, ये फीडबैक मैकेनिज्म है कि नहीं है? हाँ ये फीडबैक मैकेनिज्म है, क्योंकि ये फीडबैक दिया, जैसे फीडबैक दिया ऑस्मो रिसेप्टर्स को पता लगा, तभी तो ये हार्मोनल मैकेनिज्म चल रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं बेटा हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक आपको एडीएच का धागा खुल गया, मैंने धागा खोल दिया एडीएच का, आपको एडीएच के बारे में सब कुछ समझा दिया मैंने। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक और तरीका बेटा, एक और तरीका है जिसे बोलते हैं रास सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? रास सिस्टम। रास सिस्टम को समझने के लिए पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा चलो पहले रास सिस्टम बताता हूं। इधर देखो, रास सिस्टम, रास सिस्टम। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? ये रास सिस्टम में ये सारे के सारे जो ये जो RAAS है, इन सबका काम है बेटा। इस R का मतलब होता है बेटा रेनिन। रेनिन, रेनिन में एक एन आएगा, याद रखना, 2 एन वाला नहीं लिखना। 2 एन वाला अपन लोग डाइजेशन में पढ़ाते थे, लेकिन डाइजेशन चैप्टर आपका कट चुका है, ठीक है ना? आपका नहीं कटा है, डाइजेशन चैप्टर कट चुका है, ठीक है? तो इसलिए टेंशन मत लो, आपका तो फायदा है। तो आर का मतलब है रेनिन, और ए का मतलब है बेटा एंजियोटेंसिन। रेनिन, एंजियोटेंसिन, है ना? एक और ए का मतलब है बेटा एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, एल्विश, है ना? सिस्टम। तो ये बेटा ये 4 चीजें मिला के बोलते हैं रेनिन, सॉरी इसे बोलते हैं बेटा रास सिस्टम। क्या बोलते हैं? रास सिस्टम। अगेन इसका भी काम यही है, अगर कहीं पे भी ब्लड वॉल्यूम घटा हुआ दिख रहा है, ब्लड वॉल्यूम घटा हुआ दिख रहा है, मतलब बीपी लो दिख रहा है, बीपी क्या हो रहा है? लो हो रहा है, तो ये रास मैकेनिज्म, ये रास सिस्टम क्या करता है? इस लो बीपी को बेटा हाई बीपी में कन्वर्ट करेगा। सब कुछ आपको बचाने के लिए करा जा रहा है, सब कुछ आपको बचाने के लिए करा जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, तो रास सिस्टम शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा, उसे बोलते हैं बेटा जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। हाँ ये वही है बेटा जो मैंने आपको याद है बताया था, जीएफआर को कंट्रोल करना है ना? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो, ये जेजी अपैरेटस क्या होता है? इसमें 3 चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो। एक मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आते हैं बेटा जेजी सेल्स। क्या आते हैं? जेजी सेल्स। दूसरा मैंने आपको बताया होगा कि इसके अंदर आता है बेटा मैक्यूला डेंसा। क्या आता है? मैक्यूला डेंसा। और तीसरी चीज आती है बेटा इसके अंदर मिसेंजियल सेल। मिसेंजियल सेल। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं आई? मिसेंजियल सेल। ये 3 चीजें मिलके बेटा, अच्छा मिसेंजियल सेल का दूसरा नाम बेटा लेसिस सेल भी होता है, लेसिस सेल भी होता है,
लिख लो बेशक, ठीक है ना। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, समझो, जक्स्टा मतलब नियर, जक्स्टा मतलब नियर, ग्लोमेरुलर मतलब ग्लोमेरुलस के पास, अपैरेटस मतलब ये तीन चीजों मिलके एक अपैरेटस बनाएगी। क्या बनाएगी? एक ऐसा अपैरेटस होगा जो ग्लोमेरुलस के नियर होगा, जो ग्लोमेरुलस के नियर होगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बहुत बढ़िया यार। अब चलो बना के दिखा रहा हूं, देखो देखो बना के दिखा रहा हूं। इधर देखो बालक, ये मैंने आपको बनाया, देख बेटा, बॉमेंस कैप्सूल। ये क्या है बेटा? बॉमेंस कैप्सूल, ठीक है ना। ये हो गया आपका बॉमेंस कैप्सूल, ठीक है। इधर देखो, अब ये आई हमारी क्या? एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या आई है हमारी? एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है ना। अब ये एफरेंट आर्ट्रियोल देख क्या होगा, यहां पे टूट जाती है, देख कैसे, कैपिलरीज के अंदर, जिसे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बोलते हैं। और ये होगी आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्या हो गई आपकी? इफरेंट आर्ट्रियोल। अरे यही होता है, देखो बेटा, अब होता क्या है समझना। देखो, इसके बाद बॉमेंस कैप्सूल के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि पीसीटी आता है, पीसीटी के बाद आपका लूप ऑफ हेनले आता है, और फिर डीसीटी आता है। अब मेरी बात समझना, जो मैं आपको जब डायग्राम बना के दिखाया था ना कि डीसीटी इस तरफ है ना, तो होता क्या है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि डीसीटी जो होता है वो हमारे ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ना, इसके करीब ही होता है। इसके क्या होता है? करीब ही होता है, यूनी की दूर होता है। वो तो हम समझाने के लिए दूर बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? कॉइल स्ट्रक्चर होता है, जिस कॉइलिंग की वजह से इसका डीसीटी बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल के पास ही कहीं आता है। अरे मेरी बात समझ, जैसे ये बॉमेंस कैप्सूल हो गया, ये पीसीटी हो गया, ये लूप ऑफ हेनले, ऐसे करके फिर डीसीटी यूं करके जाता है, यूं करके जा रहा है, मतलब एफरेंट आर्ट्रियोल के बहुत पास आ रहा है। एफरेंट आर्ट्रियोल के क्या आ रहा है? बहुत पास आ रहा है। अब समझो मेरी बात, ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, इसकी जो लेयर बनी होती है वो स्मूथ मसल की बनी होती है बेटा। इसकी जो लेयर बनी होती है, इसकी जो लेयर बनी होती है एफरेंट आर्ट्रियोल की, वो किसकी बनी है बालक? वो बनी हुई है स्मूथ मसल की, स्मूथ मसल की, है ना। और इसी स्मूथ मसल के अंदर कुछ बेटा क्या होता है, कुछ कुछ स्मूथ मसल के अंदर क्या होता है बेटा? कुछ मॉडिफिकेशन होता है। क्या होता है? कुछ मॉडिफिकेशन होता है। और उनमें से जो सेल्स होते हैं, वो जो मॉडिफाइड सेल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा जे जी सेल्स। क्या बोलते हैं? जे जी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, है ना, जे जी सेल्स। और इनका काम होता है बेटा सिक्रीट करना रेनिन। क्या सिक्रीट करना? रेनिन सिक्रीट करना इनका काम होता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब समझो मेरी बात, इसी एफरेंट आर्ट्रियोल के पास हमारा डीसीटी भी आता है। हमारा क्या आता है? डीसीटी। तो देख बेटा, ये डीसीटी का एक क्रॉस सेक्शन है। ये डीसीटी का क्या है? एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। अब ये डीसीटी मैंने आपको बताया था, ये लाइंड होती है, लाइंड होती है किस एपिथेलियम से? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। किससे लाइंड होती है बेटा? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये देख, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की तरफ से ऐसे करके लाइंड होती है। लेकिन एफरेंट आर्ट्रियोल की तरफ, एफरेंट आर्ट्रियोल की तरफ यहां पे बेटा आपको मिलेंगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। क्या मिलेंगे? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और ये जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो है बेटा, यही कहलाती है हमारी मैक्यूला डेंसा सेल। क्या कहलाती है? मैक्यूला डेंसा सेल कहलाती है। और इसका काम होता है बेटा, इसका काम होता है, ये डीसीटी में है, इसका काम क्या होता है बेटा? इसका काम होता है कि डीसीटी में जो भी फिल्ट्रेट आया है उसके अंदर में सोडियम आयन के कंसंट्रेशन को चेक करना, सोडियम आयन के कंसंट्रेशन को चेक करना। अगर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा बोलूं या मैं बोलूं नॉर्मल है, ज्यादा बोलूं या नॉर्मल है, तो ये बोलता ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जा। लेकिन अगर फिल्ट्रेट के अंदर, डीसीटी में फिल्ट्रेट पहुंचा है और वहां पे सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ही कम पहुंचा है, तब मैक्यूलोडेंसा को लगता है यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कि यहां पे सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम आया। तो मैक्यूलोडेंसा सेल दिमाग लगाता है कि अगर यहां पे सोडियम आयन कंसंट्रेशन कम आया, मतलब ऊपर से छन के ही कम आया है, मतलब बोमेंस कैप्सूल में ही कम आया होगा। और अगर बोमेंस कैप्सूल में ही कम आया है, मतलब ब्लड से ही कम आया होगा। अगर ब्लड में ही कमी है इसकी, इसका मतलब ब्लड ही कम होगा, जो ब्लड ही कम छनने को आया होगा। अरे ब्लड ही कम छनने को आया होगा, तभी तो सोडियम आयन कम छन के अंदर आया है। अरे मेरी कंसेप्ट समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वो समझ जाता है कि बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो रही है, यानी लो बीपी जा रहा है, तो वो तुरंत क्या करवाता है बेटा? सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है डीसीटी से। डीसीटी से क्या करवाता है? सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। और जैसे ही सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, उसके साथ साथ, क्या बोला मैंने? उसके साथ साथ पानी का भी रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाता है। अरे मेरी बात समझ, जहां नमक वहां पानी, जहां नमक वहां पानी। अभी नमक की चीज खा लो, प्यास लग जाएगी आप लोगों को। अभी आप जैसी नमक खा लो, आपको मुंह में प्यास लग जाएगी। तो जैसे ही
सोडियम आयन का कंसंट्रेशन दोबारा ब्लड में इंक्रीज होने लगता है, तो तुरंत वहां से निकलता हुआ वहां के साथ साथ डीसीटी में जो अमाउंट पे पानी होता है वो भी रीअब्सॉर्ब कर जाता है। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगेन क्या होगा, सोडियम आयन कंसंट्रेशन जब डीसीटी से वापस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जाएंगी, अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वापसी क्या करेगी, वापस जाएगी, तो क्या होगा, पानी भी जाएगा, पानी भी जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना, तो हमारा छन के भी ज्यादा आएगा, मतलब जीएफआर बढ़ेगा। जीएफआर को मेंटेन करना है बेटा। अरे छन के चीजें कम आ रही तो जीएफआर कम होता जा रहा, अरे छन के चीजें कम आ रही है तो जीएफआर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जीएफआर को मेंटेन करना है। अरे जीएफआर को क्या करना है बेटा, मेंटेन करना है। अब मेरी बात समझो, जब भी सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम हुआ तभी तो ये सब काम किया, लेकिन जब भी सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम नहीं था, ज्यादा था या नॉर्मल था, अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं, जब भी नॉर्मल था या बराबर था, तो क्या ये सब चीजें हो रहा था? ये सब चीजें नहीं होती। और अगर ये सब चीजें नहीं होती, इसलिए तो बोलते हैं इसको बेटा कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है, किसी कंडीशन पे ही काम होगा। और कंडीशन पे कब काम होगा, जब बेटा सोडियम आयन का कंसंट्रेशन डीसीटी पे कम पहुंचेगा। क्या मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? बहुत बढ़िया यार। तो जेजी सेल्स मैक्युलर डेंसा अभी हुआ कैसे, कैसे काम होना, ये मैंने बताया नहीं आपको, ये तो मैं आपको बताऊंगा अभी बेटा, ठीक है। और एक और सेल्स होते हैं बेटा जिसका नाम होता है मिसेंजियल सेल्स। क्या होते हैं ये होते हैं बेटा मिसेंजियल सेल्स, मिसेंजियल सेल्स, है ना। इनका काम बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आज तक अननोन है, पता ही नहीं है क्या काम है, अननोन काम है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तीन चीजें मिलके, ये तीन चीज, जेजी सेल सीक्रेट रेनिन, जेजी सेल सीक्रेट रेनिन, है ना, है ना। मैक्युलर डेंसा क्या करता है बेटा, चेक करता है कंसंट्रेशन, चेक करता है कंसंट्रेशन ऑफ, चेक करता है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, एंड दिस इज, इनका फंक्शन सबसे मुश्किल है, अननोन, पता ही नहीं है क्या फंक्शन है। तो ये तीनों चीजें मिलकर बेटा जेजीए बनाती है, और इन्हीं तीन ही चीजों से मिलकर बेटा हमारा चलता है रास सिस्टम। रास सिस्टम का इकलौता एक ही काम है कि लो बीपी को हाई बीपी करना है, लो बीपी को हाई बीपी करना है, हाई बीपी बोलूं, अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? या फिर ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना है, या फिर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है। अरे इससे पहले वाला भी तो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रहा था, ये भी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रहा है। किडनी काम ही यही कर रही है बेटा, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना और ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। लेट्स स्टार्ट रास सिस्टम, लेट्स स्टार्ट रास सिस्टम। रास सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, समझते हैं, चलो बेटा समझते हैं। देखो अब हुआ क्या, हमारे पास, ये मैं आपको वहां समझाऊंगा पूरा। हमारा जो फिल्ट्रेट था, मान लो बेटा फिल्ट्रेट में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बराबर था, तो रास सिस्टम चालू नहीं होगा, क्योंकि मैक्युलर डेंसा देखेगा कि भैया सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बराबर है या ज्यादा है, तो वो समझेगा छन के ही ज्यादा आया है, तो छन के ही ज्यादा आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर फिल्ट्रेट के अंदर बेटा सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम दिखता है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम दिखता है, ठीक है ना, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन जैसे ही कम दिखता है तो बॉडी को लगता है कि अरे ये, इसका मतलब बाहर से छन के ही कम आया है। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना, जरा कॉल आ रहा है, एक बेटा बस 2 मिनट देना, 2 मिनट देना बस, ठीक है। हाँ चलो छोड़ो उसको, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर फिल्ट्रेट ही कम आ रहा है, मतलब अगर सोचो ना फिल्ट्रेट में ही क्या हुआ, डीसीटी में तो फिल्ट्रेट पहुंचा बेटा, वहीं पे सोडियम आयन की कमी है ना, सोडियम आयन की कमी है, मतलब कहीं ना कहीं ब्लड में कमी थी। अरे ब्लड में सोडियम आयन की कमी थी, मतलब आपका बीपी लो चल रहा है, आपका बीपी लो चल रहा है। अरे सोडियम आयन की कमी, बीपी लो चल रहा है। अरे मेरी बात में कि नहीं, ये फिल्ट्रेट में सोडियम आयन को पहचाना किसने, ये पहचाना आपके मैक्युलर डेंसा ने। किसने पहचाना, मैक्युलर डेंसा ने देखा कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम है, जैसी सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम देखी हमारे मैक्युलर डेंसा ने, है ना, इसने तुरंत जेजी सेल को बोला कि सिक्रीट कर बेटा रेनिन हार्मोन। क्या सिक्रीट कर, रेनिन हार्मोन। तो रेनिन हार्मोन यहां पे सिक्रीट हो गया। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब समझो ये सारा का सारा काम बेटा चल रहा था किडनी में, ये सारा का सारा काम कहां चल रहा था, किडनी के अंदर ये काम चल रहा था। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये रेनिन क्या करेगा समझो, हमारा जो हमारे पास एक लीवर है, आपको मालूम होना चाहिए, है ना, इतना तो मालूम होगा आपको, हमारे पास एक बेटा ऑर्गन है जिसे बोलते हैं लीवर। क्या है, लीवर एक बेटा एक तरीके का एक चीज सिक्रीट करता है जिसे बोलते हैं बेटा एंजियोटेंसिनोजन। एंजियो, थोड़ा इस तरफ लिखता हूं उसको, एक सेकेंड,
है ना। लीवर हमारा जो है बेटा वो सिक्रीट करता है एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। अब देखो ये एंजियोटेंसिनोजन, जेन जिसके पीछे भी ई एन लिखा आ जाए बेटा, उसका मतलब वो क्या है, इनएक्टिव है। क्या है, इनएक्टिव है। तो रेनिन जो होता है हमारा, इस एंजियोटेंसिन को बेटा, इस एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करके ये कन्वर्ट करता है इसको एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में, है ना। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो होता है ये एज अ वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है, ठीक है ना। अब समझो ये वेसो कंस्ट्रिक्टर तो है, लेकिन बेटा ये लेस पोटेंट है। क्या है, लेस पोटेंट है। लेस पोटेंट मतलब इतने अच्छे से काम नहीं करता, इतने अच्छे से वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, बीपी इंक्रीज नहीं होगी। अरे बीपी इंक्रीज नहीं होगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। तो इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट किया जाता है बेटा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम आता है बेटा, और वो एंजाइम आता है हमारे लंग्स से। एक लंग्स से हमारा एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं एसीई। एसीई का मतलब होता है बेटा एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन, जी नहीं है बेटा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है बेटा, ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में, विच इज मोर पोटेंट। ये उससे ज्यादा पोटेंट है, ये उससे ज्यादा पोटेंट है, मोर पोटेंट। और ये बहुत अच्छे तरीके से बेटा क्या करवाएगा, वेसो कंस्ट्रिक्ट करवाएगा। क्या करवाएगा, वेसो कंस्ट्रिक्ट करवाएगा। और जैसे ही ये वेसो कंस्ट्रिक्ट करवाएगा तो आपका क्या होगा बेटा, बीपी इंक्रीज करेगा। बीपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अरे आपकी जान बचा रहा है आपका रास सिस्टम। जहां आपका बीपी गिर रहा था, है ना, जहां आपका बीपी गिर रहा था वहां पे ये वेसो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, बीपी को इंक्रीज करवा रहा है। पहला फंक्शन हो गया। तो एंजियोटेंसिन 2 के अलग अलग फंक्शन होते हैं बेटा। एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 के क्या क्या फंक्शन है देखो बेटा। पहला फंक्शन क्या हो गया, पहला फंक्शन क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया कि पहला फंक्शन तो नॉर्मल हो गया इसका, कि वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। जैसे ही वेसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा तो हमारी ब्लड की जो वेसल्स हैं वो क्या करेंगी, कंस्ट्रिक्ट करेगी, कंस्ट्रिक्ट करेगी तो ऑफ कोर्स सी बात है बेटा बीपी इंक्रीज करेगा। पहला पॉइंट। दूसरी बात क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन 2 हमारा बेटा एक्ट करता है किडनी के ऊपर। आपको पता है किडनी के ऊपर, आपको पता है एक टोपी टाइप का एक ग्लैंड होता है, जैसे बोलते हैं बेटा एड्रिनल ग्लैंड। क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड। और ये एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। तो इसको अंदर वाले से मतलब नहीं है, तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स को। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है बेटा वो ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और उनमें से एक हार्मोन का नाम है बेटा एल्डोस्टेरोन। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है बेटा यहां पे एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है, ये एल्डोस्टेरोन बेटा क्या करवाएगा, ये एल्डोस्टेरोन का काम होता है कि रीअब्जॉर्प्शन करवाना, रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा बेटा, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन का इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, मेनली डीसीटी। अरे मेरी बात में है कि नहीं है, तो ये डीसीटी से क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा सोडियम आयन का। और जैसे ही सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, यानी नमक वापस, नमक जाएगा, नमक के साथ साथ बेटा पानी भी जाता है ना। तो जैसे से नमक जाएगा, सोडियम आयन जाएगा, वैसे वैसे बेटा रीअब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी होगा। जैसे ही वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो अगेन बेटा ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी अगेन इंक्रीज करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया। इसके अलावा हमारा एंजियोटेंसिन 2 कहीं ना कहीं हमारा एक और चीज करता है, एडीएच को स्टिमुलेट करता है। जैसे ही एडीएच को स्टिमुलेट करता है, एडीएच मतलब बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, वेसोप्रेसिन। क्या बोला मैंने, वेसोप्रेसिन, ठीक है ना। तो ये एडीएच यानी वेसोप्रेसिन जैसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा बेटा, ये भी क्या करवाएंगे, वेसोप्रेसिन तो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा वेसल्स की, है ना, किसके साथ मिलके, इसी वेसो एंजियोटेंसिन 2 के साथ मिलके। और इसके अलावा एडीएच रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा वाटर की, है ना। उसके बाद क्या होगा, अगेन ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी इंक्रीज करेगा। एट द एंड रास सिस्टम क्या कर रहा है, ब्लड वॉल्यूम को अगेन मेंटेन कर रहा है, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर रहा है, बीपी को इंक्रीज कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर हुई, दिस इज योर रास मैकेनिज्म, है ना। यहां पे रेनिन का भी काम था एंजियोटेंसिन
एंजियोटेंसिन का भी काम था, एल्डोस्टेरॉन का भी काम था, इसलिए इसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो दो मैकेनिज्म मैंने आपको बेटा यहां पे समझा दिए। तीसरा बेटा होता है एएनएफ। एएनएफ लास्ट होगा आज का, है ना। एएनएफ ये और भी इजी है, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, इसका काम क्या है समझो, इसका काम क्या है समझो। एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, है ना, इसका काम क्या है समझो। ये जो होता है, ये हमारे हार्ट का जो एट्रियम होता है ना, एट्रियम, एट्रियम के जो चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम के जो चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम के जो वॉल के चैम्बर्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं बेटा ये हार्मोन, वो सिक्रीट करते हैं ये हार्मोन। अब तक मैंने आपको जो दोनों समझाया है ना, एक मैंने आपको एडीएच पढ़ाया, एक आपको मैंने रास पढ़ाया, वो तभी काम कर रहे थे जब ब्लड वॉल्यूम घट रहा था, यानी बीपी घट रहा था, है कि नहीं। तो ये जो एएनएफ वाला का, ये एएनएफ क्या करता है, इसका काम होता है बेटा, इसका काम होता है बीपी को डिक्रीज करना। बीपी को क्या करना, डिक्रीज करना। जब बॉडी में बीपी इंक्रीज करता है, जब बॉडी में बीपी इंक्रीज कर रहा होता है, तब हमारे ये एट्रियम के चैम्बर जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। और ये जो एएनएफ होता है ये बीपी को डाउन करता है। अरे मेरी बात समझ में, वो पिछले दो वाले बीपी को, लो बीपी को बढ़ा रहे थे, लेकिन ये एएनएफ बीपी को घटा रहा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब एक तरीके का ये करता कैसे है, ये रास मैकेनिज्म को, ये राउस मैकेनिज्म को काउंटर करता है। क्या करता है बेटा, काउंटर करता है, या मैं बोलूं ये रास मैकेनिज्म को बेटा सप्रेस करता है। क्या करता है, सप्रेस करता है। कैसे करता है, क्या करता है नहीं जानना है, कैसे करता है क्या करता है नहीं जानना है, बस आपको इतना याद रखना है, एएनएफ एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर्स का नाम है, एट्रियम के चैम्बर से सिक्रीट होता है, ठीक है। इसका काम है बीपी जब बढ़ रहा हो तो बीपी को घटा देना। इसका मतलब ये रास को काउंटर करता है या सप्रेस करता है। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? अब फटाफट से इसकी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। जो फंक्शन है किडनी का, एफिशिएंटली मॉनिटर एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। मैंने आपको पहले बताया हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म होगा, इसमें आपका हाइपोथैलेमस, जेजीए और कुछ एक्सटेंट में हार्ट भी आपका काम कर रहा होगा। हार्ट का भी आखिरी मैंने आपको बताया। तो पहला पॉइंट है बेटा, मैं आपको बताऊंगा ऑस्मोरिसेप्टर्स के बारे में, पढ़ा चुका हूं, सेम बातें लिखी होंगी, एक भी फालतू वर्ड नहीं लिखा होगा। देखो बेटा, ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम। अभी ब्लड वॉल्यूम में चेंज आ जाए, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में चेंज आ जाए, या कंसंट्रेशन में, आयोनिक के कंसंट्रेशन में चेंज आ जाए, तो ऑस्मोरिसेप्टर्स हमारे चालू हो जाते हैं, है ना। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दिस रिसेप्टर्स। अब ऑफकोर्स सी बात है, अगर ये चीजें बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या आयोनिक कंसंट्रेशन कम होनी है तो कहीं ना कहीं बॉडी में से फ्लूइड लॉस हुआ होगा। जैसे ये बॉडी में से फ्लूइड लॉस हुआ होगा तो वही सेम चीज बोल रहा है कि इसकी वजह से एक्टिवेट कर देते हैं रिसेप्टर्स, जो स्टिमुलेट करते हैं बेटा हाइपोथैलेमस को, ताकि रिलीज हो सके एडीएच और वेसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये हार्मोन स्टोर होते हैं। बात समझ में आई? अब ये एडीएच क्या करता है बेटा, फैसिलिटेट करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। लेटर पार्ट्स मतलब आपका डीसीटी और आपका कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है ना। तो इसके अलावा देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन। अरे बात समझ में कि नहीं? अब क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम क्या होगा, वापसी मेंटेन होगा, है ना। तो एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर्स, है ना। तो जैसी बॉडी वॉल्यूम बराबर आएगा ऑस्मोरिसेप्टर्स हमारे स्विच ऑफ कर जाएंगे, है ना, और सप्रेस करेंगे एडीएच रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक, है ना। तो जब कम था तो, अरे फीडबैक का मतलब ये होता है, अरे बढ़ गया तो घटा देंगे, घट गया तो बढ़ा देंगे, अरे बढ़ गया तो घटा देंगे, घट गया तो बढ़ा देंगे। फिर अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो एडीएच कैन आल्सो इफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट्स ऑन द ब्लड वेसल्स। अरे भैया वेसोप्रेसिन बोलते हैं इसको, है ना। तो वेसोप्रेसिन क्या करेगा, इसकी ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है ना। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इंक्रीज इन बीपी एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, है ना। अब ब्लड प्रेशर जैसे इंक्रीज करेगा तो जीएफआर, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो हमारा इंक्रीज कर जाएगा, और एट दी एंड जीएफआर इंक्रीज कर जाएगा। जीएफआर इंक्रीज कर गया मतलब समझ जाओ कि अब फिल्ट्रेशन सही हो रही है ना, अब बराबर अमाउंट में फिल्टर आ रहा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मेरी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये ऑस्मोरिसेप्टर से मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, जो इन्होंने अब यहां पे आपको लाइनों में लिख के समझा दिया, मैंने आपको अच्छे से और समझा चुका हूं, ठीक है। अब देखो आगे, अब आ जाओ जेजीए। तो जेजीए का प्ले करता है कॉम्प्लेक्स रेगुलेटर, कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे ही ग्लोमेरुलर, अब देखो ब्लड वॉल्यूम की कमी हुई, जैसे ही ब्लड वॉल्यूम की कमी हुई मतलब बीपी गिरा, मतलब ब्लड वॉल्यूम की कमी कैसे पता लगती है, जब जीएफआर ही कम छटके आ रहा है, मतलब ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन ही कम हो रहा है, मतलब ब्लड वॉल्यूम की कमी हो रखी है।
तो फॉल इन ग्लोमुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमुलर ब्लड प्रेशर या जीएफआर, है ना, मतलब कहने का मतलब अगर छनके कम आ रहा है तो ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं हमारे जेजी सेल्स को ताकि वो सिक्रीट कर सके रेनिन, जो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में और फर्दर इनटू एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। अब ये कैसे कैसे कन्वर्ट होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो एक पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है, मैंने आपको बताया था, वो मोर पोटेंट है, वो लेस पोटेंट है ना। तो क्या होगा, जैसे ये वेसोकंस्ट्रिक्टर होगा तो ये क्या करेगा, ग्लोमुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा और देयर बाय जीएफआर अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 का एक और मैंने आपको बताया था कि ये आल्सो क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा और रिलीज करेगा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा बेटा, रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा सोडियम आयन की और वाटर की फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल, मतलब वही डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। सोडियम आयन की मेनली कहां से कराएगा, वो डीसीटी से, और पानी की रीअब्जॉर्प्शन जो डीसीटी से भी होगी और कलेक्टिंग डक्ट से भी होगी। इसकी वजह से क्या होगा, दिस आल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। एट दी एंड में देखो जीएफआर को तो मेंटेन कर रहा हूं, अरे मेरी बात में है। तो ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, रास भी बोलते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया। अब लास्ट देखो, इतना सा पढ़ा रहा हूं, an increase in blood flow to the atria of the heart can cause the release of atrial natriuretic factor। अब देखो ब्लड प्रेशर, अब देखो ऑफ कोर्स की बात है, अगर एट्रियम में ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, एट्रियल के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ रहा है मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, और अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ मतलब बीपी बढ़ा हुआ है। तो बीपी अगर बढ़ा होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा होगा एक हिसाब से, है ना, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ा होगा तो ऑफ कोर्स की बात है एट्रियम के पास ब्लड ज्यादा आ रहा होगा, है ना। तो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होता है। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर का मेन काम क्या है बेटा, ये वेसोडाइलेशन करता है। क्या करता है, वेसोडाइलेशन। वहां बताना भूल गया था, बीपी कैसे डिक्रीज करता है, वेसोडाइलेट करके, मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। ब्लड वेसल्स को जैसे डायलेट करेगा तो क्या होगा, बीपी डिक्रीज कर जाएगा। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं, बीपी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो एएनएफ मैकेनिज्म जो है, ये जो मैकेनिज्म है, देयरफॉर एक्ट एज अ चेक ऑन। चेक ऑन मतलब एक तरीके का काउंटर, या चेक ऑन मतलब एक तरीके का रेनिन का जस्ट उल्टा काम कर रहा है ना, मतलब रास सिस्टम का रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अरे क्या मेरी बात क्लियर होगी बालक, क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पढ़ा दिया है। आई थिंक आप लोग भूलोगे नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, और उसमें मैं आपको बेटा सारा का सारा कंप्लीट करा दूंगा इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर में बचा ही बहुत कम चीजें हैं। मिलते हैं, ओके बेटा, बाय बाय।